रियल गैस का भी दोनों ही सेंड कर दूंगा सर। ठीक है, क्वेश्चंस का भी और वो भी दोनों का आपको भेज दूंगा, सो दैट कि मैं उसमें ना कुछ क्वेश्चंस भी आपको बता दूंगा जो क्वेश्चंस आपको नहीं करने, जो कभी नहीं आते उनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो अपने पास टाइम होगा एक्स्ट्रा टाइम तो अपन पढ़ सकते हैं। अभी अपन शुरू करते हैं गैस लॉस। अपन बात करेंगे गैस लॉस की, और मैंने आपसे कहा था द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, properties of gases is pressure, volume, temperature and number of moles. ये measurable properties होते हैं, और इनमें से किसी दो में रिलेशन बनाएंगे, बाकी दो को कांस्टेंट रखेंगे तो विल गेट डिफरेंट गैस लॉस। तो फर्स्ट गैस लॉ वी कैन राइट दैट देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ गैस लॉस, जैसे द रिलेशन गिव्स the relation among these will gives different gas laws. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले भी आपने थोड़ा बहुत P V इक्वल टू nRT पढ़ रखा है, मैं उसको थोड़े डिफरेंट तरीके से लिख देता हूँ। अपने पास प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा और नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो अपन कहेंगे जब इन दोनों में रिलेशन बनाएंगे तो एक गैस लॉ मिलेगा, दूसरे इन दोनों में रिलेशन बनाएंगे तो दूसरा गैस लॉ मिलेगा, इन दोनों में रिलेशन बनाएंगे तो थर्ड गैस लॉ मिलेगा, और इन दोनों में भी रिलेशन बनेगा तो गैस लॉस होगा, इन दोनों में रिलेशन होगा तो भी गैस लॉस होगा, और इन दोनों में रिलेशन होगा तो भी गैस लॉस होगा। प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है दैट इज pressure is inversely proportional to volume, then it is called Boyle's law. मैंने यहाँ पर टेम्परेचर और बाकी मतलब अगर इन दोनों में रिलेशन बनाओगे तो ये दोनों कांस्टेंट होंगे, Boyle's law। वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, दैट इज कॉल्ड द चार्ल्स लॉ। प्रेशर और टेम्परेचर में भी रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द ल्यूसेक्स लॉ। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में भी रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। Pressure is directly proportional to number of moles, and that is called Dalton's. Number of moles and temperature, pressure and volume should be constant then. Inversely proportional to temperature, that is called the law for open system. These are the different gas laws जो अपन को पढ़ने हैं। अब हम क्या करेंगे, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल को अच्छा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, और किसी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो मोस्टली दे आर इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, otherwise law for open system and the Boyle's law is inversely proportional. हम पहले बॉयल्स लॉ के बारे में बात, तो बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, या वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम, बट इन दोनों में रिलेशन होगा तो ये दोनों कांस्टेंट होंगे। तो विल राइट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट किया, वी आर राइटिंग अ डेफिनेशन, अ फिक्स्ड मोल ऑफ गैसेस, fixed mole of for a fixed mole of gases,
और फिक्स्ड मोल का मतलब आपने नंबर ऑफ मोल्स को भी कांस्टेंट बता दिया। फिक्स्ड मोल ऑफ गैसेस, mole of gas, the volume occupied by the gas is inversely proportional to pressure or the pressure exerted by the gas. Pressure exerted by the gas, मैंने pressure को ही ले लिया इसको. Pressure exerted by the gas is inversely proportional to the volume occupied by the gas. Inversely proportional to the volume occupied by the gas. Volume occupied by gas. That is Boyle's law. So we'll write that P is inversely proportional to V. We require a constant for the proportionality constant. We can write that P will be equal to K is a constant divided by V. K into 1 by V लिखेंगे तो K by V. So we can write that P into V is equal to K, where K is a Boyle's constant. Where K is a Boyle's constant. Where K is Boyle's constant. मतलब अगर टेम्परेचर और प्रेशर, अगर दोनों टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स दोनों कांस्टेंट है, तो फिर प्रेशर और वॉल्यूम हमेशा आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट. किसी एक को बढ़ाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. So we'll write that P1 V1 is equal to P2 V2. That is called the initial values. अगर मुझे इनके given है और अगर आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. तो फाइनल वैल्यूज क्या होंगे वो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं. इनिशियल वैल्यू एंड द फाइनल वैल्यूज थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को. इनिशियली जो गिवन होगा अपन को दैट विल बी इक्वल टू P2 V2 जो फाइनल हो जाएगा. तो इट मींस दैट कि अगर मेरे पास कोई ऐसे गिवन है, कोई एक वेसल गिवन है और उस वेसल में गैस है और अपन कहेंगे उस वेसल में गैस है, सपोज इसके लिए वॉल्यूम अपन को गिवन है, वॉल्यूम बड़ा है, ऐसे एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, इसका वॉल्यूम V1 मुझे गिवन है 5 लीटर्स और इसके अंदर प्रेशर जो होगा वो मुझे गिवन है P1 दैट इज 1 एटमॉस्फेयर. अगर अपन इसे कंप्रेस करते हैं, अगर मान लो इसको कंप्रेस करते हैं अपन ऑन कंप्रेशन, मान लो अपन ने इसको कंप्रेस किया तो इसका वॉल्यूम V2 हो जाएगा. अपन से पूछा गया कि अगर इसका वॉल्यूम V2 मान लेते हैं अपन, भाई इसका वॉल्यूम जो है V2 है, तो वॉल्यूम में अगर 3 लीटर कर देता हूं तो बताओ प्रेशर कितना होगा, P2 कितना होगा, वो पूछा है. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आप कंप्रेस करोगे तो मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट है और कंप्रेशन से गैस के मोल्स थोड़ी चेंज हो जाएंगे, वो तो कांस्टेंट रहेंगे. भाई कोई गैस लीक थोड़ी हुआ है यहां से. तो अपन बता देंगे कि भाई इसमें जो गैस है वो तो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से बता देंगे. तो फिर इसमें कैलकुलेट करके बता देंगे दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो P1 V1 क्या था, दैट इज इक्वल टू 5 into 1 दैट इज इक्वल टू आपने 3 into P2 करना है तो 5/3 आपका P2 आ जाएगा. जो प्रेशर होगा कंप्रेस करने से अब वो 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगा. ये आ गया आपके पास 5/3 दैट इज द P2 ऑफ रिएक्शन. तो इतना एटमॉस्फेयर आ जाएगा. तो वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ रहा है. सो लाइक दैट वी कैन से दैट कि भाई अगर वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा. दैट इज हाउ वी कैन राइट. ठीक है.
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वैल्यूज मुझे इसके गिवन है और क्वेश्चन में मेंशन्ड है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो अगर दोनों में से किसी को भी चेंज करोगे, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, इसको बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, बट द product of P and V will remain constant if the temperature is constant and the number of moles in that remains same. तो अपन ऐसे कैलकुलेट करके बता सकते हैं, राइट? अब ये तो मैंने आपको बताया क्या करना है आपको, राइट ना? ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, इसमें एक तो ऐसे छोटा मोटा कैलकुलेशन आ सकता है, फिर अपन एक साथ कैलकुलेशन कर लेंगे, पहले लॉस को एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें मुझे फिर गिवन है दैट इज द ग्राफ। सपोज अपन से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर बॉयल्स लॉ, तो अपन को ऐसे बनाया गया, P इज वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, which of the following graph follows Boyle's law, ऐसे अपन को ग्राफ बनाएंगे, कौन सा ग्राफ है जो Boyle's law को फॉलो करेगा? Which of the following graph will follow the Boyle's law? कौन सा ग्राफ Boyle's law को फॉलो करेगा? मैं एक और ग्राफ लिखूंगा। इस टाइप का कोई छोटा मोटा कैलकुलेशन अपन से पूछते हैं तो अपन बता देंगे, और भी इसमें अपन क्वेश्चंस करेंगे, जो भी कैलकुलेशन अपन से पूछेंगे अपन बता देंगे, राइट? ये अपन को ग्राफ के इन ग्राफ में अपन से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल फॉलो द बॉयल्स लॉ, तो अपन बता देंगे भाई विच विल फॉलो द बॉयल्स लॉ। Which of the following graph will follow the Boyle's law? तो अपने पास ऐसे गिवन था, ये प्रोडक्ट का ग्राफ है, P इंटू बी प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली बात है अपन को पता था अगर प्रोडक्ट के ग्राफ होते हैं तो वो कभी भी ऐसे नहीं होते, स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, स्ट्रेट लाइन में हमेशा सम या सब्सट्रैक्शन इस टाइप के ग्राफ होते हैं। तो प्रोडक्ट के ग्राफ तो हमेशा कर्व में होंगे, तो ये तो पक्का है कि भाई ये कर्व ग्राफ होगा, सो इट इज करेक्ट, P और B। यहाँ पर पीवी का वैल्यू प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज करने से पीवी में चेंज नहीं आता, दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, सो दैट द प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब दिस विल रिमेन कांस्टेंट। अगर आप इसमें प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, मतलब दिस इज आल्सो करेक्ट। इसकी बात करेंगे तो लॉग लेना अपन को आता है, इसमें अगर अपन लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ P प्लस लॉग ऑफ, क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्लस लॉग ऑफ V विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ K। So I can write this as log of P is equal to minus log of V plus log of K। So I will write that इसको मैं स्ट्रेट लाइन वाले फॉर्मूले से लिख लेता हूँ, क्योंकि ये चेंज होगा, ये y ले लेता हूँ मैं log P को, और log V को मैं x ले लेता हूँ, तो log K को मैं c ले लूंगा, द इंटरसेप्ट। तो विल से दैट कि भाई इसमें ना ये नेगेटिव स्लोप आ रहा है, अगर m का वैल्यू नेगेटिव होगा तो थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 120 होता है, जो कि आ रहा है, जो कि थीटा का वैल्यू 120 से बड़ा, थीटा इज ग्रेटर देन 120, तो नेगेटिव होगा, सो द स्लोप इज माइनस m, स्लोप इज नेगेटिव। सेकंड वाले में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं था, किसी ने कहा भाई सेकंड को एक बार और एक्सप्लेन कर दो, अपन को पता है कि अगर आपके पास पीवी का वैल्यू गिवन है, मान लो इसका वैल्यू आपको 10 गिवन है, तो अब पीवी का वैल्यू P और V दोनों में से किसी को भी चेंज करने से पीवी चेंज नहीं होगा,
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, और जो कि है तो अपन ने डेफिनेशन से लिखा। तो मान लो ये ऐसे था, तो अब अगर आपने P को बढ़ाया है तो ऑटोमेटिकली अपन क्या कहेंगे, V छोटा होता जाएगा। अपन कुछ भी मान सकते थे, 1 और 10 भी मान सकते थे, कुछ भी। इधर अपन कहेंगे कि देख भाई, किसी भी ग्राफ को जरूरी नहीं है कि मैं किसी एक लॉ से ही सॉल्व करूंगा, किसी और से भी कर सकता हूं। मैं यहां पर वॉल्यूम से भी चेक कर सकता हूं। थोड़ी देर आपने पहले आपने कहा था चार्ल्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वॉल्यूम V2 बड़ा होगा V1 से। अगर वॉल्यूम V2 बड़ा होगा V1 से तो मैं बता दूंगा कि T2 बड़ा होना चाहिए T1 से। वो इट इज सो, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। मान लो मुझे वॉल्यूम से नहीं करना है, प्रेशर से करना है, तो अपन कहेंगे यहां से कर लो आप, ये P2 है क्योंकि टेम्परेचर T2 था, ये P1 है, और P भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T से। मतलब जिसमें प्रेशर ज्यादा है उसमें टेम्परेचर ज्यादा है, जिसका प्रेशर ज्यादा है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर T2 बड़ा है T1 से तो ऊपर वाला ग्राफ PV का होगा, P2 V2 का होगा, और नीचे वाला ग्राफ P1 V1 का होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो PV को बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से PV बढ़ेगा, P का वैल्यू भी बढ़ेगा और V का वैल्यू भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा, राइट। तो अपन से कहा गया कि बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो मैंने कब कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है? हाँ, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बोल रहा हूँ ना, ये ग्राफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट में 25 पे कर रहा था। अब मैंने कहा सेम एक्सपेरिमेंट को अगर मैं 50 पे करूं तो कोई बात नहीं। तो के का वैल्यू पहले 25 पे सपोज करते हैं 10 होता था, तो 25 पे तो ये दोनों 25 पे तो ये 10 है प्रोडक्ट। अगर मैंने 40 कर दिया इस टेम्परेचर को, तो अगर टेम्परेचर को 40 करूंगा तो पी भी बढ़ेगा, वी भी बढ़ेगा, मतलब के का वैल्यू डिफरेंट होगा 40 पे। तो के का वैल्यू क्या होगा? दोनों ही ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्परेचर T1 पे के का वैल्यू 10 है तो T2 टेम्परेचर पे K2 का वैल्यू 10 थोड़ी होगा, वो तो ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर भी ज्यादा होता है और वॉल्यूम भी ज्यादा होता है। हम एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए कंप्रेशन एक्सपेंशन में कांस्टेंट रख रहे हैं, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर ही बढ़ा दिया तो प्रेशर पीवी का प्रोडक्ट बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपन ने चेंज नहीं किया, तो कांस्टेंट रखा। तो यहां पर मान लो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, तो ऑब्वियस सी बात है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्राफ जो है वो थोड़ा ऊपर के चल जाएगा। वो क्यों? क्योंकि प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वो दोनों ही बढ़ जाएंगे, राइट। तो ये आपने कहा था कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, अगर नहीं रखा तो हाँ, इसलिए रखना है क्योंकि अगर नहीं रखोगे तो ग्राफ पर जो यहाँ पर ग्राफ है, यहाँ पर दूसरा ग्राफ आएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर वो ग्राफ नहीं होगा। पर ग्राफ वैसे ही रहेंगे, दोनों कर्व रहेंगे, लेकिन टेम्परेचर के हिसाब से रहेगा वो। इससे उसका डिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से रहेगा। अगर टेम्परेचर कम है तो इसका डिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका डिस्टेंस बढ़ेगा ग्राफ, राइट। सो वी कैन राइट दैट ग्राफ, ये भी करेक्ट है। अब इसमें भी यही होगा भाई, एक टेम्परेचर पे पीवी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अभी आपने बताया ना ये कि भाई टेम्परेचर T2 पे ये K2 का वैल्यू जो होगा वो बढ़ेगा ग्रेटर देन K1। हाँ, तो यही तो बताया आपने कि पीवी जो है एक टेम्परेचर T1 पे ये 0 है, अगर मान लो ये 2 है और ये 3 है, तो अपन कहेंगे भाई टेम्परेचर अगर कम है तो पीवी का वैल्यू कम होगा क्योंकि के का वैल्यू कम होगा कम टेम्परेचर पे, और अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पीवी का वैल्यू बढ़ेगा क्योंकि के का वैल्यू बढ़ेगा। के विल ओनली रिमेन कांस्टेंट इफ द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो के चेंज होगा, फिर उसमें अपन को प्रोडक्ट बताना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ वी कैन राइट
द बॉयल्स लॉ एंड द ग्राफ्स फॉर द बॉयल्स लॉ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ। इनको अपन कहेंगे भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ, जो अपन बॉयल्स लॉ के लिए लिख सकते हैं। अब जैसे अपन ने बॉयल्स लॉ लिखा वैसे ही अपन चार्ल्स लॉ भी लिख सकते हैं भाई। चार्ल्स लॉ में अपन देखा भाई एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे प्रेशर चेंज हो। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एनी गैस, by any gas is directly proportional to temperature of the gas। मतलब अब इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करेंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आपने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसमें कांस्टेंट ले लेते हैं, V इज इक्वल टू K डैश इंटू T। तो मैं लिखूंगा V बाई टी इज इक्वल टू K डैश। अब ये K डैश तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि ये अपन ने पढ़ा है कि भाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट प्रेशर। सो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो K कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर चेंज करोगे तो K चेंज होगा। तो अपन कहेंगे चार्ल्स लॉ को तो हमको कांस्टेंट प्रेशर पे ही पढ़ना है। हाँ तो ठीक है ना, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में अगर दूसरा प्रेशर है तो हाँ तो उसके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से पढ़ लेंगे। तो इसमें अपन लिख सकते हैं दैट इज K डैश इज अ चार्ल्स कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर प्रेशर पे इसका वैल्यू फिक्स होगा, अगर प्रेशर चेंज करोगे तो वैल्यू उसकी चेंज होगी। जैसे अपन ने टेम्परेचर चेंज करने से अपन ने कहा था बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं रहा तो ठीक है, तो नहीं रहेगा तो अपन बताएंगे भाई प्रेशर से टेम्परेचर से तो वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो अपन कहेंगे अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो पी भी दोनों ही चेंज हो जाएंगे। मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम था वॉल्यूम भी चेंज हो गया, जो इनिशियल प्रेशर था प्रेशर भी चेंज हो गया, दोनों बढ़ते हैं। लिखा तो V is directly proportional to T, P is directly proportional to T। अगर T चेंज करोगे तो P और V दोनों ही चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अपन कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वॉल्यूम अपॉन V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, तो कांस्टेंट अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम चेंज करने से टेम्परेचर चेंज होगा या टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होगा, दोनों में से एक कोई पार्ट जरूर होगा। चलो चेंज करके देखो। अगर मान लो मेरे पास ऐसे मैंने एक पिस्टन ले लिया, ये एक पिस्टन, अपन क्या कहेंगे इसके अंदर एक गैस है और इस गैस का प्रेशर मुझे गिवन है 2 एटमॉस्फेयर, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। अब इसमें मुझे वॉल्यूम गिवन था जिसको अपन V1 लिखेंगे, मुझे V1 वॉल्यूम गिवन है, सपोज इसका 5 लीटर वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम T1 मुझे गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मुझे गिवन है। अब मैंने इसका टेम्परेचर चेंज किया T2 27 डिग्री सेंटीग्रेड से मैंने इसको सपोज करते हैं कि 127 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, हमारी मर्जी, 127 कर। तो अपन कहेंगे अगर आप गैस को हीट करोगे तो प्रेशर कैसे कांस्टेंट हो सकता है भाई, कोलाइजन अमंग द पार्टिकल तो क्या होगा, बढ़ेगा ना, और कोलाइजन अमंग द पार्टिकल बढ़ेगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि इसमें अगर गैस है तो जनरली अपन क्या अज्यूम करते हैं कि गैस आइडियल गैस होते हैं, सारे के सारे गैसेस हम आइडियल गैस ही पढ़ते हैं जब तक अपन को बताया ना जाए कि आप रियल गैस को पढ़ रहे हो, अदरवाइज वो आइडियल गैस होता है। और आइडियल गैस का प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अपन कहेंगे भाई जो भी पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे अंदर, वो कितना फोर्स से जाके इसको स्ट्राइक करते हैं, उस फोर्स को अपन कैलकुलेट कर लेंगे कि ये पार्टिकल कितने फोर्स से कितने एरिया पे अटैक कर रहे हैं, तो उससे अपन प्रेशर में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस।
तो अपन क्या करेंगे, अगर इस ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस था और अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे 127 तक, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलाइजन ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर बढ़ेगा, कोलाइजन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अपन कहेंगे बिल्कुल बढ़ेगा। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो अपन कहेंगे फिर तो ये चार्ल्स लॉ फॉलो नहीं किया, तो अपन कहेंगे नहीं, अब अपन क्या करेंगे, राइट ना। आइडियल गैस क्या होता है, बट 10th क्लास पढ़े तुम लोग, नहीं पढ़े। आइडियल गैस के लिए तो अच्छा, बड़ी खतरनाक बात है यार। आइडियल गैस का मतलब हो गया वो गैस, भाई इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री पढ़े तुम लोग, पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री पढ़ा है, तो उसमें आइडियल गैस के कैसे पढ़ लिया, फिर वो तो आइडियल गैस ही था, आधा पार्ट तो उसका आइडियल गैस है 50%, पढ़ा है ना अपन ने। चल ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, कोई भी गैस ले लो, हम उन सभी गैस को आइडियल गैस जैसे बिहेव करवा सकते हैं, बस प्रेशर को लो रखना, लो प्रेशर रखना एंड हाई टेम्परेचर। अगर किसी भी गैस का प्रेशर लो रखोगे और टेम्परेचर को हाई रखोगे, ठीक है ना, अगर किसी भी गैस को लो प्रेशर रखोगे और टेम्परेचर को हाई रखोगे, तो लो प्रेशर में पार्टिकल्स दूर होंगे और हाई टेम्परेचर में वो कभी पास नहीं आ पाएंगे। तो इसमें जिस गैस में पार्टिकल्स दूर दूर रहे, इनमें आपस में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन ना हो, उनको कहते हैं अपन आइडियल गैस। मतलब आइडियल गैस में कभी भी किसी भी पार्टिकल, गैस पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, देन दैट गैस विल बी कॉल्ड एज अ आइडियल गैस। ठीक है। अब मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये तो 10th क्लास में ही है ना, 10th क्लास में मतलब बच्चों को पढ़ाया मैंने ये सारा पार्ट, आइडियल गैस वाला तो पूरा का पूरा 10th क्लास में पढ़ लेते हैं बच्चे। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें बताएंगे कि भाई देखो, अब अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब तो अपन कहेंगे ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा ना, तो किसी भी गैस को गर्म करेंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, तो फिर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है ना, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा दो। जो प्रेशर बढ़ा था उस प्रेशर को कॉम्पनसेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, तो मैंने टेम्परेचर बढ़ा के वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो आप ये कह रहे हो कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ा। वॉल्यूम कब तक बढ़ाओगे, जब तक कि प्रेशर, इस गैस का प्रेशर कितना ना हो जाए, कांस्टेंट ना हो जाए। ठीक है, इनिशियली आपने मुझे V1 दिया था, V2 हो गया, टेम्परेचर ये दिया था, बाद में आपने कहा मैंने टेम्परेचर को चेंज किया, तो बताओ कितना वॉल्यूम बढ़ाए कि प्रेशर 2 ही रहे। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ का है ना इक्वेशन, तो अपन को पता है ना, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो अपन कहेंगे V1 कितना गिवन है मुझे, 5, सो 5 बाय टेम्परेचर हमेशा किसमें लेना है, वो अपन को पता है, ये लो अपना आंसर आ गया, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। तो मैंने कहा भाई इनिशियली मुझे क्या गिवन था, V1 अपॉन T1 का रेशियो गिवन है, तो अगर इन दोनों में से किसी को भी चेंज करोगे तो दूसरा अपने आप कॉम्पनसेट कर लेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैंने कहा अगर मैं टेम्परेचर को 400 कर दूं तो ठीक है, वॉल्यूम को कितना बनाना पड़ेगा, ये जो V2 का वैल्यू है, V1 तो अपने पास गिवन था 5 लीटर, तो जो V2 का वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, तो अपन कहेंगे भाई ये तो कैंसिल हो गए, 20/3 कर देता हूं, लो भाई आ गया, 20/3 लीटर कर दो वॉल्यूम को, तो प्रेशर इसका कांस्टेंट रहेगा, दैट इज व्हाट वी आर राइट, इस कांस्टेंट प्रेशर पर हमने पढ़ लिया। So this is about the Boyle's law. अब इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Boyle's law and Charles law. This is now we can say that अब इसमें एक ग्राफ पढ़ लेते हैं भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एक तो अपन ने इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला पहले देखा, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला देख लेते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है ना, इनमें से कौन सा जो होगा, ये तो अपन को गिवन था 5/300 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय 400, ये तो अपन को पता था, मैंने कैलकुलेट करके भी बता दिया। अब अपन बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कौन से ग्राफ हैं जो इसको फॉलो करेंगे, बी और टी की बात करते हैं।
ये ओरिजिन, ये तो 0 होगा तो अपन ऐसे लिख लेते हैं। हाँ जी, तो ये अपन को गिवन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अपने पास एक आंसर आया, एक्सेप्ट 3 ऑल आर करेक्ट। एक और आंसर आया जिसमें लिखा ऑल आर करेक्ट। और बोलो भाई, और कोई करेक्ट है तो? शुरू करें? चलो, इसमें सारे ही करेक्ट है ना, इसमें सारे ही करेक्ट, ये भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है। 1 और 3 में ही प्रॉब्लम आएगा, अदरवाइज अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। भाई वी और टी में से कुछ भी चेंज करो, इसको वी, टी और वी दोनों में से कुछ भी चेंज करो, वी अपॉन टी थोड़ी कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट ही रहता है, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो कांस्टेंट रहेगा वी अपॉन टी, अनलेस द प्रेशर में कांस्टेंट। ऑब्वियस सी बात है, इफ दे आर चार्ल्स लॉ, आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो प्रेशर को कांस्टेंट रखूंगा, जहां प्रेशर कांस्टेंट नहीं है आपने रिलेशन दिया हुआ है। अब देखते हैं अपन कैसे। मैं कहूंगा मैंने ना इसमें क्या दिया था, ये केल्विन में दिया था, जबकि ये डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। केल्विन में तो कुछ गैसेस ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट करते हैं, -1 -2 ऐसे एग्जिस्ट करते हैं ना गैसेस, मतलब यहां पर 0 केल्विन, ये 0 केल्विन है। 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, the temperature at which the all molecular motion stops, the temperature at which all molecular motion velocity equal to 0
stops. So there will be no energy present with any system. मतलब किसी के पास भी एनर्जी नहीं होगी. तो अपन कहेंगे भाई इसमें आपने ना डिग्री सेंटीग्रेड लिया था और इसमें आपने केल्विन लिया था. तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर अपन डिग्री सेंटीग्रेड लिख रहे हैं और यहाँ पर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है जबकि ये 0 केल्विन लिखा ना था. टेम्परेचर इसमें केल्विन लिखा, दोनों करेक्ट. भाई आपने डिग्री तो मेंशन नहीं किया था ना कि कौन सा टेम्परेचर है. मैं इसको केल्विन अज्यूम कर सकता हूँ, उसको डिग्री सेंटीग्रेड अज्यूम कर सकता हूँ, दोनों ही करेक्ट. तो यहाँ वाला ग्राफ अपन ने डिग्री सेल्सियस में लिया और यहाँ वाला अपन ने केल्विन में लिया था, इसलिए अपने लिए दोनों करेक्ट. तो करेक्ट है. ये वाले में अपन कहेंगे भाई लॉग ले लेते हैं. लॉग ऑफ v माइनस लॉग ऑफ t इज इक्वल टू लॉग ऑफ k डैश. सो वी कैन राइट दैट लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ t प्लस लॉग ऑफ k डैश. y इक्वल टू mx प्लस c. x तो लॉग ऑफ t है तो m1 ले लेते हैं. m1 ले लेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा. ये 45 डिग्री ले लेंगे, tan थीटा हो गया अपने पास. स्लोप अपन को पता है क्या होता है. सो ये भी करेक्ट. इस वाले में पहले इसको देख लेते हैं, ये बड़ा इजी है. यहां पर आपने वॉल्यूम लिखा ना, इसका वॉल्यूम कम है, इस प्रेशर का वॉल्यूम ज्यादा है. तो प्रेशर और वॉल्यूम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. जहां वॉल्यूम कम होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब P1 इज ग्रेटर देन P2. एब्सोल्युटली करेक्ट. अब अपन इसकी बात करते हैं. टी दोनों में सेम ले लेते हैं. तो कहेंगे भाई देखो, जिसका प्रेशर कम है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिसका प्रेशर कम है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा. जिसका प्रेशर कम है, अगर गैस एक्सपेंडेड होगा ना तो उसका प्रेशर कम होगा क्योंकि वॉल्यूम बड़ा होगा. और जब वॉल्यूम बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की कम होती है. तो अपन कहेंगे टेम्परेचर भी उसमें कम ही रहेगा. एक्सपेंशन से कूलिंग होता है गैस का. तो P1 विल बी ग्रेटर देन P2. इधर P1 बड़ा इसलिए है क्योंकि ये वैल्यू छोटा है. अगर ये बड़ा होगा तो वॉल्यूम छोटा होगा, तो V अपॉन टी छोटा होगा. अगर P2, अगर अपन लिखेंगे P2 के केस में तो अपन कहेंगे P2 अगर छोटा है तो वॉल्यूम बड़ा रहा होगा, तभी तो V अपॉन टी बड़ा. ठीक है. ये थोड़ा सा इक्वेशन को ही तो समझना होता है, लिखा तो है आपने सारा कुछ साथ. ये ग्राफ अपन ने ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ भी देख लिए. कितने टाइप से ग्राफ अपन से पूछ सकते हैं, और जरूरी नहीं किसी भी ग्राफ को पढ़ने के लिए हम पर्टिकुलर वही यूज करेंगे, बाकी कोई दूसरा यूज नहीं करेंगे. अपन कोई भी यूज कर सकते हैं. 6th वाले को टेम्परेचर के टर्म्स में समझा दो, दिखा देते हैं टेम्परेचर के टर्म में. ये देखो, एक बार अपन देख तो चुके हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं. ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T1 है. और प्रेशर जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जो टेम्परेचर बड़ा होगा उसका प्रेशर भी बड़ा होगा. ये टेम्परेचर बड़ा है T1, ये टेम्परेचर बड़ा है T1, तो इसका प्रेशर भी बड़ा होना चाहिए. पक्का ना. मतलब अपन किसी से भी देख सकते हैं. कोई अपन को कोई ये थोड़ी बोल रहा है कि नहीं नहीं आप ऐसे ही देखो, आप और किसी और से, किसी और फैक्टर से नहीं देखना. अपन तो किसी भी फैक्टर से देख सकते हैं भाई, हमारी मर्जी. राइट. तो अपन ऐसे चेक कर लेंगे. ये एक मतलब मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला एक ग्राफ ले लिया कि भाई अपन एक ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कितने टाइप के ग्राफ होंगे, राइट ना. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में से कितने टाइप के ग्राफ होंगे, तो अपन ये बता सकते हैं. अब एक अपन लिख लेते हैं दैट इज गैलुसेक्स लॉ, जो अपन ने लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं और उसके बाद अपन चेक कर लेंगे बाकी पार्ट को. ठीक है ना. थर्ड इज ल्यूसेक्स लॉ, दैट इज कॉल्ड गैलुसेक्स लॉ बोलते हैं अपन उसे. अब अपन डायरेक्टली मतलब इतने सारे ग्राफ नहीं बनाने पड़ेंगे अपन को. ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो गया.
जब रिवाइज करेंगे तो विल हैव मोर नंबर ऑफ ग्राफ। मतलब फिर अपन कुछ भी पढ़ सकते हैं, मेरी मर्जी मैं तो ऐसे लिखूंगा, अब बताओ क्या ग्राफ होगा, इसका ग्राफ बताओ कैसे बनेगा। गॉट इट ना? तो उस टाइप के अपन बहुत सारे ग्राफ पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गैलिलियो लॉ में अपन बोल सकते हैं भाई कि ठीक है, अपन तो गिवन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure exerted by the gases directly proportional to T. So P upon T will be equal to constant. T1 upon T1 is equal to P2 upon T2. बना दो ग्राफ, हमको ग्राफ पता है, आप क्या बनाओ। एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ में अपन कहेंगे एट कांस्टेंट pressure and temperature the volume occupied by any gas is directly proportional to number of moles. मतलब V1 upon N1 is equal to V2 upon N2. V upon N is equal to constant. अब बाकी अपन को पता है कैसे लिखना। मतलब आप ये कह रहे हो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास ऐसे गिवन है, एक बैलून ले लिया मैंने, वॉल्यूम 2 लीटर्स, 5 मोल्स ऑफ गैस था इसके अंदर। अब एन लिखा है तो मोल्स ही होगा। इसमें छोटा सा एक पिन होल कर देते हैं, उससे गैस लीक हो गया। अगर मान लो द गैस लेफ्ट इज सपोज अपन कहेंगे 2 मोल्स, देन V2 बताओ कितना होगा, तो अपन कहेंगे ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, ये बैलून था मेरे पास, उसका वॉल्यूम मुझे पता था इनिशियली कितना था, 2 लीटर, 5 मोल्स उसमें गैस था, बाहर प्रेशर एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहेगा, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रहेगा, तो अपन कहेंगे V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। ठीक है, V1 कितना गिवन है अपन को, 2 लीटर्स, N1 5 था, V2 अपन को बताना है और N2 अपन को गिवन था 2, तो V2 विल बी इक्वल टू 4/5। ये लो भाई, ये वॉल्यूम हो जाएगा, 4/5 लीटर्स हो जाएगा। पहले कितना था, 2 लीटर्स, अब कितना हो जाएगा, 4/5 मतलब 0.8 लीटर्स। क्यों, वो गैस लीक करेगा तो ऐसे छोटा होता जाएगा ना बैलून, तो वी गॉट दैट, गैस लीक करने से उसका वॉल्यूम चेंज होता है। नेक्स्ट वी कैन राइट इज लॉ फॉर ओपन सिस्टम। अब इनमें ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, अब इसके अलावा अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में सभी ने पढ़ा हुआ है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस का मतलब है हाइपोथेटिकल, हमें बस कंडीशन गिवन होना चाहिए, पी वी एन और टी, इनमें से 3 दे दो, फोर्थ में अपने आप कैलकुलेट कर लूंगा, दैट इज आइडियल गैस। कहां पर क्या हो गया, कुछ किसी ने लिखा हुआ है, अपन उसको चेक कर लेते हैं, अपन को क्या फर्क पड़ेगा। N2 का वैल्यू 3 होगा ना, नहीं
3 मोल्स तो लीक कर गया, जो बचा हुआ होता है वो वैल्यू होता है। सो N2 का वैल्यू 2 ही होगा, जो बचा हुआ है उसी को लिखना होता है। रियल गैस के लिए ये पार्ट वैलिड नहीं होगा, अपन तो आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं, वो मैं बताऊंगा। आप मतलब अपन टेंशन मत लो, अपन थोड़ा सा वेट करते हैं। सो इसमें से अपन कहेंगे भाई हाइपोथेटिकल गैस, जो मतलब हमें बस कैलकुलेशन करके दिखाना है। तो फ्रॉम गैस लॉज वी नो दैट गैस लॉज आपको पता है, V is inversely proportional to P, V is directly proportional to T, V is directly proportional to N। तो मैं लिख सकता हूँ V is directly proportional to, that is NT upon P, therefore PV directly proportional to NT, or we can write that PV is equal to nRT। R is universal gas constant। बस आप ना जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर फोकस करो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो कहाँ क्या होगा, क्योंकि मैं स्लो धीरे 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 ऊपर मतलब अपन पढ़ने चाहते हैं। एकदम से पढ़ाऊंगा तो मैं फट से पहुंच जाऊंगा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा अपन को, फिर समझ में नहीं आएगा अपन को। इसलिए आप बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं उसमें अपन को कोई डाउट होगा पूछ लेंगे, नहीं होगा छोड़ देंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन में आपने आर का वैल्यू सारे पार्ट पढ़े हुए हैं, कैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी के कैलकुलेशंस आपने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में बहुत पढ़े हुए हैं, राइट। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में अपन ने काफी पढ़े हुए हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसमें अपन कहेंगे देखो वैल्यू ऑफ आर अपन ने लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ आर इज कैलकुलेटेड एट एसटीपी। आर एट एसटीपी कैलकुलेट करते हैं कैसे, अपन लिखते हैं आर विल बी इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेना होता है, वॉल्यूम 22.4 लीटर लेना होता है, और ये एन का वैल्यू फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस 22.4 लीटर, और टेम्परेचर कितना होता है 270। ये एटमॉस्फेयर लिया था, ये लीटर में लिया था, पर मोल पर केल्विन ये लेते हैं अपन, जिसको अपन ने 1/12 लिख लिया था बाद में। ये 1/12 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस 0.081 आर का वैल्यू, वो एसटीपी पे कैलकुलेट करता है। एमकेएस वैल्यू अपन ने पढ़ा था वो 8.314 जूल्स, कैलोरीज में 2 कैलोरीज, वो उस टाइप से आईटीसी में आपने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। अपन बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ आर की, आर क्या सिग्निफाई करेगा। आर जो होता है दैट आर इज पीवी अपॉन एनटी होता है। तो अपन लिखेंगे प्रेशर तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, और वॉल्यूम अपन लेंथ को क्यूब कर लेते हैं। एन को 1 मोल ले लेता हूं, और टेम्परेचर को अपन भी 1 केल्विन राइज कर लेते हैं, इसको भी मैं 1 बना, मैं इसको ना एरिया को एल स्क्वायर लिख सकता हूं, अगर आप इसको लेंथ क्यूब लिख रहे हैं तो एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा, तो फोर्स इंटू लेंथ कर लेता हूं, और डिवाइड पे कर लेता हूं एन इंटू टी। फोर्स इंटू लेंथ जो होता है वो वर्क डन होता है, डिवाइडेड बाय एन इंटू टी। तो अपन तो पहले ही बता सकते थे, ऑब्वियस सी बात है, जिस वेसल में आप गैस को पढ़ रहे हो उसका एरिया बात कर रहा हूं। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, गैस के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसी का एरिया लोगे आप, उसी का वॉल्यूम लोगे आप, वही वर्क डन की बात कर रहे हो। हाँ तो उसमें इसका एरिया और इसका वॉल्यूम वो कोरिलेटेड तो होंगे ना, कोरिलेटेड तो होंगे ना वो। अगर स्पेरिकल है तो आप एरिया को पाई आर स्क्वायर लिखोगे ना, उधर आप वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब लिखोगे ना, तो वो तो कोरिलेटेड होंगे ही होंगे। अब उतना मुझे लगता है कि उतना आपको फिजिक्स में 9th-10th में काफी आता है, फिर 9th-10th में ये काफी पढ़ते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि भाई इतना जल्दी मैंने ऐसे कर दिया, क्योंकि 9th-10th वालों को तो मैं आजकल
मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, बट आईसीएसई वालों को ही पढ़ाता हूँ बस, 10th वालों में। तो उनके पेपर का मतलब डिस्कशन, मैथ्स का पेपर डिस्कशन ऐसे। तो अपन क्या करेंगे, आर का सिग्निफिकेंस इससे बताएंगे कि आर, हम आर लिखेंगे मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किसी ने बोला तो हम क्या समझे उसको, तो अपन कहेंगे भाई आर जो है ना, इट सिग्निफाइज, ये वर्क डन है, वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ अ गैस, क्योंकि ये पर मोल हो जाएगा ना, 1 मोल को लिखेंगे पर मोल लिख सकते हैं, पर मोल ऑफ अ गैस मतलब इसका वैल्यू 1 लिख लिया फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर मतलब आपने इसको भी 1 कर दिया, तो सीधा सीधा अगर ये दोनों 1 हो गए, एन और टी दोनों को ही 1 कर दिया, तो सीधा आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। आपने वही लिखा, तो भाई आर को मैं क्या समझू, द वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ अ गैस फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर, मतलब आर जो है वो वर्क डन से कोरिलेटेड होता है, इट इज अ वर्क डन बाय द गैस। आर जो होता है 1 मोल गैस के लिए, मेरे पास 1 मोल गैस है, अगर इस 1 मोल गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है मुझे, तो बताओ कितना वर्क डन करूं, वो आर सिग्निफाई करता है, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर। सो अगर अपन से कभी पूछेंगे, बता दें कि भाई व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर इन दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन में आपने बहुत कुछ पहले पढ़ा हुआ है। एक तो अपन को पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो इसको मैं लिख सकता हूं P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। अब देखना आर तो कांस्टेंट रहेगा, तो मैंने दो कंडीशन बना दी और दोनों कंडीशन में आर को इक्वेट कर दिया। तो पहली कंडीशन इनिशियली आर जो है वो P1 V1 N1 T1 था, बाद में मैंने उस सिस्टम में प्रेशर भी चेंज किया, वॉल्यूम भी चेंज किया, नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज किया, तो बताओ T2 कितना होगा, इक्वेट करके बता दूंगा। अगर मैंने आपसे कहा नहीं नहीं, अब इस सिस्टम, मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें मुझे बॉयल्स लॉ को फॉलो करना है, अच्छा अच्छा इन दोनों को कांस्टेंट कर दो, हटा दो, ये दोनों इक्वल रहेगा, तो बॉयल्स लॉ बन गया। अगर आप चार्ल्स लॉ की बात करोगे तो आप कहोगे अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 बन गया। अगर गैल्यूसेक्स लॉ की बात करेंगे तो ठीक है, अपन को पता है उसमें वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखने होते हैं, तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे। एवोगैड्रोस लॉ, V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2, क्योंकि उस केस में क्या होता है P और T कांस्टेंट होता है। मतलब सारे गैस लॉज कंबाइन करके ही आपने बनाया, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। आप बस ये बता दो किसको कांस्टेंट रखना है, उसको हटा लूंगा इस इक्वेशन से, बाकी इक्वेशन से कैलकुलेशन कर दूंगा। इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, आरटी ऐसे लिख सकता हूं। मैं किसी भी गैस के लिए वेट दे दो, आप दे दो मेरे पास एक वेसल है, उसका प्रेशर है 2 ग्राम, उसका प्रेशर है, उसका वेट मुझे गिवन है 2 ग्राम गैस का, N2 गैस है, तो अपन कहेंगे N2 गैस है, 2 ग्राम है, प्रेशर उसका सपोज करते हैं अपन, अज्यूम कर लिया कि भाई 5 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर मुझे गिवन है 300 केल्विन। बताओ इसका वॉल्यूम कितना रहा होगा, बता देंगे। मैंने आपसे कहा क्योंकि वेट देने का मतलब है N2 आप गैस दे दोगे तो मॉलिक्यूलर मास तो मुझे पता ही होगा, और आपने कहा था कि अगर इनमें से ये और ये, इनमें से अगर किसी 3 को दे दो, फोर्थ में अपने आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं फिर, तो P इज इक्वल टू वॉल्यूम अपन, इसमें अपन ने नंबर ऑफ मोल्स ना N इज इक्वल टू W बाई M यूज किया है, और यहां मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू DRT, मतलब डेंसिटी हो जाएगा, तो मैंने D इज इक्वल टू W बाई V यूज किया है, बिकॉज वेट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस। अपन डेंसिटी भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये इक्वेशन भी हो सकता है, ये इक्वेशन भी हो सकता है। आप बस ये बता दो कि कांस्टेंट क्या है, मैं उन सबको हटा देता हूं, वैसे यहां पर मैं ये हटा सकता हूं अपने आप,
अगर कोई कंडीशन में चेंज करना है। कैसे कंडीशन में चेंज करना है? जैसे मान लो मुझे लिखना है, ऐसे अपन को करना है, तो d1 t1 अपॉन p1 इज इक्वल टू d2 t2 अपॉन p2। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आप लिख लो ना इसमें m/r इज इक्वल टू dt अपॉन p। भाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट, तो हाँ फिर dt अपॉन p ही तो बचा हुआ है। तो dt अपॉन p इज कांस्टेंट, मतलब d1 t1 अपॉन p1 इज इक्वल टू d2 t2 अपॉन p। कर लेते हैं, कैलकुलेट कर देंगे। तो लाइक दैट वी आर हैविंग अ कैलकुलेशंस। कभी कभी अपन को कैलकुलेशंस ऐसे मिल भी जाएंगे। इवन वी कैन राइट दैट फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट वी नो, ऐसे लिख भी देता हूं मैं, pm इज इक्वल टू drt। तो मैं m इज इक्वल टू drt बाय p भी कर सकता हूं। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, drt बाय 2p। इसको ऐसे डिवाइड करने का फायदा क्या? बताओ भाई, डिवाइड करने का कोई फायदा होगा? बिल्कुल होगा। मॉलिक्यूलर मास बाय 2 क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास बाय 2 क्या होता है? वेपर, मॉलिक्यूलर मास बाय 2 वेपर डेंसिटी। सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास बाय 2। इसका मतलब है डायरेक्टली अगर किसी गैस का डेंसिटी गिवन है, मैं वेपर डेंसिटी अपने आप कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मतलब ये क्वेश्चंस आपस में सब कोरिलेटेड है, और ये इक्वेशन सभी गैस के लिए सभी कंडीशन में एप्लीकेबल है। दैट्स व्हाई वी से दैट दे आर आइडियल गैसेस। जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो कि गैस रियल गैस है, अपन हमेशा आइडियल गैस अज्यूम करके ही उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे सिलेबस में आइडियल गैस ही है, जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो कि आपको रियल गैस अज्यूम करके कैलकुलेशन करना है। तो जब रियल गैस आएगा तो देखा जाएगा। दैट इज अबाउट आइडियल गैस की इक्वेशन, और ये इक्वेशन से आईटीसी में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे। अपन को ऐसे क्वेश्चंस गिवन है, सपोज करते हैं अपने पास गिवन है कि इन अ वेसल, एक वेसल है और उसमें अपन को गैस गिवन है, N2 गैस गिवन है, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 5 लीटर्स, नंबर ऑफ मोल्स, वेट ऑफ गैस, सपोज करते हैं अपन को गिवन है ऐसे 7 ग्राम्स। तो कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द वेसल। ठीक है, अब आपने कहा था 3 अगर गिवन है तो फोर्थ में आपने आप कैलकुलेट करना है। तो बता देंगे भाई, प्रेशर PV इक्वल टू nRT लगा दिया, N is W by M, तो प्रेशर 2, वॉल्यूम 5, W7, मॉलिक्यूलर मास 28 मल्टीप्लाई बाय 1/12, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। दिस इज 10, 12 इंटू 28 करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद फिर 7 से डिवाइड करते हैं, वी गेट द आंसर। लो भाई, ये केल्विन में क्वेश्चन में देख लेंगे केल्विन में गिवन है या डिग्री सेंटीग्रेड गिवन में। अगर डिग्री सेंटीग्रेड है तो अपन 22 73 माइनस करके बता देंगे। अब समटाइम्स इट हैपेंस लाइक दिस, मेरे पास एक गैस है और मुझसे इसमें कहा गया कि 2 मोल्स ऑफ गैस है, इसका प्रेशर गिवन है मुझे 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 5 लीटर्स एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन। इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसमें 480 आ गया, तो विष्णु बता रहा है कि 480 आ रहा है सर, 480 लिख लो। अब मुझसे कहा गया इसमें कि इस गैस के मैंने टेम्परेचर इंक्रीज, इसमें अपन को बताया कि भाई T2 इज इक्वल टू मैंने 400 कर दिया, और वॉल्यूम को मैंने क्या किया, छोटा कर दिया, दैट इज सपोज 3 लीटर्स कर दिया। तो बताओ P2 कितना होगा? ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट होगा ना, आपने सिर्फ वॉल्यूम छोटा किया ना ऐसे,
नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि मैं नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखूंगा और आर को कांस्टेंट रखूंगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स हटा दूंगा यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स हटाऊंगा तो विल गेट दैट P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इनिशियली P1 क्या था, इनको 1 अज्यूम कर लेता हूँ, ये 2 अज्यूम कर लेता हूँ, तो P1 कितना था 2, वॉल्यूम कितना है 5 डिवाइड बाय 300 इज इक्वल टू P2 कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कितना 3 और ये कितना 400। लो भाई अपना आंसर आ गया। सो P2 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास, दैट इज हाउ मच 10/9। ये लो भाई अपना आंसर आ गया, अपन कैलकुलेट करके बता दें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2। उसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना, ये 4 वाला कैंसिल नहीं किया, 40/9 बिल्कुल, ये अपना आंसर है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो अपन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, इस टाइप से क्वेश्चंस अपन को आएंगे। और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा समटाइम्स व्हाट हैपन, इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा टाइम लगता है कि भाई ऐसे दिमाग में तो बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है डाटा को एडजस्ट करना थोड़ा कभी कभी होता है ना, वो नेगेटिव ना हो जाए। हो सकता है कभी कभी अपन से ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास एक बोरॉन का कंपाउंड, क्योंकि बोरेन्स बहुत सारे बनते हैं, और मुझसे कहा गया कि मैंने इसका ना 0.5 ग्राम ले लिया इन गैसियस स्टेट, राइट। अब इसमें अपन को बताया गया कि भाई इसको, ये गैसियस स्टेट में था एट, सपोज करते हैं अपन को गिवन है 227 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वॉल्यूम मैंने ले लिया सपोज दैट इज 5 लीटर, और प्रेशर मैंने ले लिया 2 एटमॉस्फेयर। तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। और कुछ ऐसे दे दिया मैंने आपको कि भाई इसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज परसेंटेज ऑफ H एटम इज, सपोज करते हैं अपन ने 10%, ऐसे। अब मैंने कैलकुलेशंस, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा उसमें डाटा को सेट करने में, अदरवाइज हो जाएगा, बट मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं अपन क्या करेंगे। अपन क्या करेंगे, साफ साफ दिख रहा है अपन को कि P फिजिकल टू एनआरटी, क्योंकि गैसियस स्टेट में है इतना टेम्परेचर, तो अपन P फिजिकल टू एनआरटी लगा देंगे। तो प्रेशर कितना गिवन है अपन को 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 5 लीटर्स, इसको लिखूंगा मैं 0.5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, आर का वैल्यू 1/12 लेके ये 227 है, तो 300 500 आ गया मेरे पास। मैं इससे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लूंगा, मॉलिक्यूलर वेट विल बी इक्वल टू, इधर मॉलिक्यूलर वेट ये 10 है, सो अपन इसको और इसको हटा लेते हैं, तो अपन 50 इंटू 0.5 मतलब 25/12। अब मॉलिक्यूलर मास काफी कम आ गया, मैं उसको थोड़ा सेट करना चाहता था, थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास थोड़ा ज्यादा आना चाहिए था। तो मैं, कोई बात नहीं, अपन कहेंगे भाई इसको वॉल्यूम को 500 ml कर देता हूँ, 50 ml करता हूँ, 50 ml करूंगा तो इसको 50 करूंगा और डिवाइड बाय 1000 भी करूंगा, तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 मतलब डिवाइड बाय 1000, मतलब ये इधर ऐसे कैंसिल होगा, तो अब अपन को ये 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ऑलमोस्ट अपने पास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद, राइट ना, कैंसिल होने के बाद अपन को ये आ जाएगा 200 के आसपास आ गया अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इस 200 में से ना 10%, मतलब 20 हाइड्रोजन बना दो, 10% हाइड्रोजन है, तो बाकी बचा हुआ क्या 180 बोरोन का मास रहा होगा, तो जो 180 आएगा ना अपने पास बोरोन का मास, अभी अपने पास ये मॉलिक्यूलर मास आ गया, तो बनेगा इसमें से 10% क्या है हाइड्रोजन, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 20/100 इंटू 200 हो गया अपने पास, 10% है, तो अपन ये कैंसिल कर लिया, 20 आ गया हाइड्रोजन एटम, तो 20 आ गया, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो गया
तो अपन कहेंगे भाई उसका एटॉमिक मास, जितना मास है एटॉमिक मास से, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर लो, तो जितना टोटल ग्राम था एटॉमिक वेट उसका 1 होता है, तो इसमें 20 हाइड्रोजन एटम हो गया। सिमिलरली बोरोन के लिए तो वेट ऑफ बोरोन इज इक्वल टू 180 ग्राम। तो अपन क्या करेंगे, वेट ऑफ, अपने पास वेट ऑफ बोरोन आ गया, तो अब अपन लिखेंगे नंबर ऑफ बोरॉन्स, अपन लिखेंगे 180, इसका मॉलिक्यूलर मास 10.5, तो 11 ले लेते हैं, ये 10 ही ले लेते हैं, तो अराउंड 18। ले भाई बोरॉन 18 आ गया, मतलब बी 18 है और एच 20 है, ये आ गया मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, मैं उसमें सेट करके बता दूंगा कि किस टाइप से अपन को ले लेना चाहिए डाटा। तो अगर कोई अननोन कंपाउंड भी है ना अपने पास, तो अपन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। उस मॉलिक्यूलर मास से अपन क्या करेंगे, जो भी एटम उसमें प्रेजेंट है ना, किसी एक एटम का परसेंटेज 100% के बराबर, तो अपन ने उस उतना परसेंट जो टोटल मास आया था उस एटम का, हाइड्रोजन का अगर परसेंटेज 10% है, तो अपन को पता है कि टोटल मास में से ये 90% होगा, इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका भी वेट आ गया टोटल, इसका भी वेट आ गया टोटल। अब जो टोटल वेट आया उसको इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ एटम पता चल गया, तो एक्स का वैल्यू आ गया। भाई अगर मान लो मेरे पास किसी कंपाउंड में, मैंने आपसे कहा मेरे पास कोई कंपाउंड है, उसमें टोटल 72 ग्राम कार्बन है, तो अपन कहेंगे बताओ 72 ग्राम में कितने कार्बन है, तो अपन कहेंगे ठीक है टोटल 72 ग्राम कार्बन है ना, तो एक कार्बन का कितना एटॉमिक मास होता है, 12, 6 हो गए। भाई टोटल मास कैलकुलेट कर लो, ये टोटल मॉलिक्यूलर मास इसका था, तो इसमें से 10% हाइड्रोजन हो गया, तो इसका 10% मास हाइड्रोजन का होगा और बाकी 90% इसका होगा, तो 90% 180 है उसका। तो अपन ने कहा ठीक है, अगर 180 ग्राम उसमें बोरॉन है, तो कितने बोरॉन एटम है इसमें, हाँ तो ये बताओ कि एक बोरॉन का मास कितना होता है, अपन ने कहा 10, डिवाइड कर दो, 18 रहे होंगे, तभी टोटल इतना 180 मार्क्स आया उसका मास। तो सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही कोरिलेटेड होंगे, राइट ना, उसमें मतलब कोई अपन को ये नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे उसमें अगर अपन इक्वेशन को, तो वो फटाफट बन भी जाता है। लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट बताया भाई करना क्या है, किस टाइप से अपन सोचें, वो अपन बता सकते हैं। तो ये पी फिजिकल टू एनआरटी था, मतलब इसमें और काफी सारे क्वेश्चंस आपने मोल्स में, ऑब्वियस सी बात है अपन को मोल्स गिवन होंगे ना, क्योंकि पी फिजिकल टू एनआरटी है, तो अगर W दोगे तो R और T और डिवाइड बाय M होगा ना ये तो जब अपने पास मॉलिक्यूलर मास आया, तो अपने पास मास आ गया, टोटल मास, मॉलिक्यूलर मास, मतलब जो भी अननोन कंपाउंड होगा अपने पास उसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब अगर मॉलिक्यूलर मास टोटल इसका आ गया, तो इसका परसेंटेज इसमें से निकाल देंगे भाई कि इसमें टोटल मॉलिक्यूलर वेट में कितना परसेंटेज ये है और कितना परसेंटेज ये है। अपन को तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, मोल्स क्यों कैलकुलेट करते हैं, मोल्स का सिंपल रेशियो तो अपन तब बनाएंगे जब अपन को पहले से पता, तो अपन को कंपाउंड नहीं पता, बस उसमें इतना परसेंट कार्बन, इतना परसेंट हाइड्रोजन, ऐसे परसेंटेज गिवन होते हैं, तो अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला डाटा यूज करते हैं। जब अपन को पहले से पता है कि टोटल मास ये है, इसका परसेंटेज गिवन है, इसका परसेंटेज गिवन है, तो डिवाइड कर दो इसको उसी परसेंटेज रेशियो, और हर एक के एटॉमिक मास से डिवाइड करके बता दो कितने कितने एटम थे उस परसेंटेज ऑफ मास में। डन, कोई डाउट नहीं, तो ऐसे अपन क्वेश्चंस बता सकते हैं। अब अपन बात कर रहे थे लॉ फॉर ओपन सिस्टम, वापस अपन है थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद वापस अपन लॉस पे आगे, लॉ फॉर ओपन सिस्टम। अभी क्या होता है लॉ फॉर ओपन सिस्टम में, अपन कहेंगे भाई हमारे पास ऐसे एक वेसल है, ओपन वेसल, खाली वेसल, और खाली वेसल में अपन ने कहा कि भाई देखो मेरे पास ना ओपन वेसल है, इसमें गैस प्रेजेंट, ऑब्वियस बात है एयर प्रेजेंट होगा, गैस की जगह एयर लिख सकते हैं।
अब इसका वॉल्यूम बताओ, तो अपन कहेंगे भाई देखो भाई, वॉल्यूम क्लोज्ड वेसल का होता है, ओपन वेसल का नहीं होता, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा। प्रेशर, अब ओपन वेसल है तो एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर होगा, और क्या होगा, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो फिर अब इसमें एयर है, आप जो मर्जी चाहे बोल दो, कर देते हैं इसमें क्वेश्चन। तो अपन कहेंगे देखो, अगर मैं इस वेसल को हीट अप कर देता हूं, तो अपन कहेंगे करो हीट, ये एस्केप करेगा इससे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की डेंसिटी कम होनी चाहिए, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस एस्केप करेगा इससे, तो यहाँ डेंसिटी कम हो जाएगी, उधर बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनकी पार्टिकल की बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एस्केप करेंगे। अच्छा यार, जैसे कोक की बोतल में होता है ना, अगर कोक की बोतल गर्म हो, अगर उसको बाहर रखेंगे रेफ्रिजरेटर से, तो वो बोतल गर्म होगा, बोतल गर्म होगा तो उसमें से जो कार्बोनेटेड वाटर है, मतलब CO2 गैस है, वो बाहर निकल जाएगी टेम्परेचर बढ़ने से। बिल्कुल, टेम्परेचर बढ़ने से गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एस्केप करेगा। इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। मैं भी यही कह रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा इधर, तो ये एस्केप करके बाहर चला जाएगा। राइट, तो ठीक है, मैं लिख देता हूं भाई, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। यहां से N T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया अपने। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे अपन से, तो भाई ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे अपन से कि देखो भाई, अगर मान लो अपने पास ऐसे गिवन, कैलकुलेट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ गैस एस्केप्ड फ्रॉम ओपन वेसल व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन। ठीक, N1 T1 इनिशियली था, N2 T2 ले लेते हैं। अब आप कोई मोल्स ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, इसको 1 मोल ले लो, क्योंकि फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। टेम्परेचर 300 केल्विन, N2 मतलब मोल्स लेफ्ट 400, तो अपन कहेंगे मोल्स लेफ्ट N2 विल बी इक्वल टू कितना होगा, 3/4। तो मोल्स एस्केप्ड विल बी इक्वल टू, इनिशियली कितना था, 1 था, 1 माइनस 3/4, ये तो बचा हुआ है, 1/4 एस्केप करके आगे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेंगे। दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ वेसल calculate the temperature of vessel to be increased from 300 Kelvin, so that three-fourth of अब इसको थोड़ा अपन ऐसे कर लेते हैं,
7/8 of gas is escaped. ठीक है भाई, तो 7/8 एस्केप कर जाएगा ना, तो बचेगा कितना? ठीक है, तो अपन इसको ऐसे यूज कर लेंगे। आपने इस बार T2 पूछा है, इनिशियली 1 था, 300 केल्विन था, एस्केप कितना कर जाए? 7/8, तो बचेगा कितना? ये बच गया। T2 कैलकुलेट कर लेते, सो ये 300 हो गया, और इधर हो जाएगा 8 - 7, तो 1/8, मतलब 8/1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो इतना टेम्परेचर बना दो तो 7/8 एस्केप हो जाएगा। सो T2 इज इक्वल टू 2400 केल्विन हो गया। ये आप बता सकते हैं। लॉ फॉर ओपन सिस्टम में जो मैंने आपको बताया, अगर आपको ये क्लियरली समझ में आ गया तो इसको ही घुमा के कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होता ओपन सिस्टम। अब ना मैं कुछ ऐसे कर लेता हूं, ये वाला क्वेश्चन फिर से कर लेता हूं। मेरे पास एक वेसल है, इसका टेम्परेचर मुझे गिवन है, उसकी जगह कुछ और ले लेता हूं, वही कंसेप्ट रख लेता हूं। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स मुझे गिवन है, इनिशियल मोल्स, और पूछ लेता हूं कि बताओ इनिशियल मोल्स कितने हैं। मैंने आपसे कहा कि मैंने इसका टेम्परेचर इससे ये बढ़ा दिया, 500 केल्विन कर दिया, और इसमें जो भी मोल्स रहे थे इनिशियली, ठीक है ना, राइट, तो T2 टेम्परेचर है, सो दैट 2/3 ऑफ मोल्स एस्केप। ये अपन ऐसे कर लेते हैं, इसको भी नहीं बताते हैं, कहेंगे ठीक है हमें क्या फर्क पड़ेगा। आप ये बताओ कि अगर मैं इस वेसल का टेम्परेचर ये कर दूं, तो बताओ कितने मोल्स, क्योंकि अपने पास T1 गिवन है, T2 गिवन है, अपन को किसी एक को देने की जरूरत नहीं है। आइए अपन कहेंगे कितने मोल्स लेफ्ट हो गए T2, सो दैट द मोल्स लेफ्ट इज 1/8। तो इसमें मोल्स लेफ्ट इज 1/8 का मतलब इनिशियली मुझे पता चल गया कितने मोल्स थे। तो अपन से पूछा कैलकुलेट द इनिशियल मोल्स, द इनिशियल मोल्स। तो ठीक है, अपन से क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं कि देखो भाई, मेरे पास एक इसमें वेसल में मोल्स थे, मुझे नहीं पता कितने मोल्स थे, x मोल्स ले लिया अपन ने, तो N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। वो कह रहा है कि देखो N1 T1 तो मुझे पता था कि 400 केल्विन है, और ये बचे हुए मोल्स 1/8 है, और T2 मैंने 500 किया था, तो बताओ इनिशियल मोल्स कितने रहे होंगे। हाँ ऑब्वियस सी बात है, अपन उसमें वेसल को ओपन ले लेंगे, तभी तो N1 T1 ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बता दो भाई क्या करेंगे। N1 का वैल्यू इनिशियल मोल्स कितना हो जाएंगे, विल राइट दैट। लो भाई 5/8 × 4 मतलब कितना हो जाएगा, 5/8
32 इतने मोल्स इनिशियली रहे होंगे। अगर इतना टेम्परेचर इंक्रीज करने से 1/8 मोल्स बचते हैं तो शुरू में कितने मोल्स रहे होंगे? वो ये मोल्स रहे होंगे। बता दिया। इसमें अपन ने क्या पूछा था? ये वेसल है, इसके अंदर 1 मोल है, इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है। बताओ T2 टेम्परेचर कितना कर दे कि इसमें से ये 7-8 एस्केप हो जाए, ये पूछा था। ठीक है भाई, 1 मोल थे, 7-8 एस्केप हो जाए, कितना टेम्परेचर करें तो फिर इनका डिफरेंस बचेगा इसमें, ले लिया, वो बता दिया। तो इस टाइप से क्वेश्चन अपन से पूछेंगे। जो भी अपन को दिया होगा उस टाइप से क्वेश्चन अपन को पूछेंगे, अपन क्वेश्चन बता। राइट, अब अपन थोड़ा एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अब एप्लीकेशन में अपन क्या कर सकते हैं कि भाई एप्लीकेशन वाले पार्ट में ऑफ गैस लॉस, ऐसे कर लेते हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, वैसे तो मिक्स करके ही अपन को एप्लीकेशन पढ़ लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बॉयल्स लॉ का कोई एप्लीकेशन बताना है तो अपन कहेंगे देखो भाई बॉयल्स लॉ के एप्लीकेशन बहुत सारे हैं मेरे पास। बॉयल्स लॉ मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 करना है, N एंड T को कांस्टेंट रखना है, मेनली अपन को T को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो अगर अपन डेली लाइफ में चेक करेंगे ना कि डेली लाइफ में इसका कैसे बताएंगे अपन की व्हाट विल बी द एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, तो अपन कहेंगे देखो डेली लाइफ में जो सीरिंज होता है ना, सीरिंज को अपन ऐसे वॉल्यूम बढ़ाते हैं, प्रेशर कम हो जाता है तो गैस फिल हो जाता है। पुश करेंगे तो अपन प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम छोटा हो रहा है इसलिए प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए वो बाहर गैस चला जाता है। सीरिंज से कभी कभी अपन खेलते हैं, अपन को पता है कि वही गैस को पुल किया उसके बाद अपन पुश करेंगे तो वो इस पे वर्क करेगा, बॉयल्स लॉ पे वर्क करता है। टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है। या अपन साइकिल के टायर में ट्यूब में जो एयर फिल करेंगे वो पंप से जो करते थे पहले, अभी तो मतलब डायरेक्टली फिल करने वाले लगे मैनोमीटर से, पहले जो अपन पंप से करते थे तो पंप में पहले अपन वॉल्यूम बढ़ाते थे, एयर फिल होता था क्योंकि प्रेशर कम हो जाता था वॉल्यूम बढ़ाने से। फिर अपन उसे कंप्रेस करते थे तो कंप्रेस करके अपन क्या करते थे, बिल्कुल पिचकारी भी वही होता है। तो वो सारे के सारे ये वही एप्लीकेशन है बॉयल्स लॉ। इवन अगर अपन चेक करेंगे तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे अपन थोड़ा बहुत थोड़ा और अगर अपन थोड़ा थोड़ा सा फिजिक्स में अगर यूज करें तो फिजिक्स में अपन कहेंगे भाई देखो जैसे अपन एक अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये वाटर पॉन्ड है ना, ये वाटर पॉन्ड ले लेते हैं अपन ऐसे थोड़ा सा, मतलब और अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना सकते हैं अपन ऐसे, थोड़ा सा फिजिक्स यूज होता है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना अपन पढ़े हुए हैं। अपन कहेंगे देखो भाई अगर ये वाटर है तो कभी कभी अपन को पता है पॉन्ड के बिल्कुल बॉटम से एक एयर बबल निकलता है। पॉन्ड की बात करेंगे तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसके अंदर एयर होता है, जो गैस होता है मतलब वो एयर बोल देंगे अपन या गैस बोल देंगे, वो एयर उसके अंदर होता है। इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा तो ये अपने पास सपोज करते हैं जब ये ऐसे बना था तो इसका 50 ml वॉल्यूम, ये जैसे जैसे ऊपर आता है ना इसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है।
और यहाँ के फिर फूट जाएगा, और जो बबल्स बनते हैं ऐसे हमने देखे हुए हैं। अपन कहेंगे कि अच्छा यहां पर इसका वॉल्यूम V1 था और प्रेशर P1 था, तो अपन कहेंगे बताओ जब ये एयर जब ये ऊपर आएगा तो जब ये ऐसे फूटेगा तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना रहा होगा। अच्छा V2 पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई बता देते हैं। अब अपन क्या करेंगे, P2 का वैल्यू तो मुझे पता होगा, P2 तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर होगा जो यहां लग रहा होगा, अगर नहीं गिवन है तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर अपन 1 एटमॉस्फेयर। और इसका प्रेशर इसके अंदर P1 कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, वो देखना होता है। तो अपन कहेंगे देखो भाई P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगाऊंगा मैं, P1 मुझे कैलकुलेट करना है लेकिन V1 मुझे गिवन है, कितना है V1 50 ml, मतलब मैं 50 ml ले लेता हूं, इसको भी ml में बता दूंगा। P2 कितना, वो 1 एटमॉस्फेयर है, और V2 वही तो कैलकुलेट करना है। अगर मुझे P1 पता चल जाए तो मैं अपना कैलकुलेशन करके बता दूं। P1 कैसे पता चलेगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई P1 पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये P1 के लिए, क्योंकि जो इस पे प्रेशर लग रहा होगा वो तो एटमॉस्फेयर भी लगा रहा होगा प्रेशर, और पानी जो रखा होगा उस पे, ये सारा का सारा वाटर उस पे ऐसे प्रेशर लगा रहा होगा। तो मुझे क्या करना होगा, इसका साइज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जैसे जैसे आप ये बबल ऊपर की तरफ आ रहा है, इस पे जो पानी रखा हुआ था वो पानी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है उस पे रखा हुआ पानी, इसलिए वो बढ़ता जा रहा है उसका साइज। यहां पर उसमें बहुत सारा पानी का प्रेशर है, पानी रखा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे कि भाई जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका हाइट चाहिए कि कितने डेप्थ पे अंदर है, टेम्परेचर कांस्टेंट कितने डेप्थ पे अंदर है वो बता दो आप। अगर डेप्थ पता चल गया तो फिर प्रेशर पता चल ही जाएगा। फिर प्रेशर ड्यू टू वाटर, प्रेशर इनसाइड द बबल है, बबल का प्रेशर कितना होगा। एक तो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर से लग रहा होगा क्योंकि पानी पे एटमॉस्फेयर लगा रहा होगा ना प्रेशर, और दूसरा जो वाटर से लग रहा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मुझे पता है कितना, 1 एटमॉस्फेयर आपने लिख रखा है। प्रेशर ड्यू टू वाटर बता दो, तो अपन कहेंगे हो गया ना प्रेशर ड्यू टू वाटर, क्या होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पता है, हाइट पर बता दो, मैं बता दो। हाइट बता दो कि कितना डेप्थ पे है ये, अगर मुझे डेप्थ पता होगा तो मैं बता दूं कि कितना प्रेशर है इसमें। भाई जितना ज्यादा डेप्थ उतना ज्यादा उसमें प्रेशर आएगा, क्योंकि प्रेशर जितना ज्यादा डेप्थ, डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 ग्राम पर एमएल ले लेंगे अपन, ग्रेविटेशनल फोर्स अपन को पता है। एच बता दो आप, जितना ज्यादा एच होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो यहां पर इसका साइज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसका हाइट चेंज हो रहा है। इसका हाइट चेंज होगा तो ये तो वही रहेगा 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन अगर हाइट छोटा होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और प्रेशर कम होगा तो एक्सपेंड होगा वो वॉल्यूम, इधर और एक्सपेंड होगा, इधर और एक्सपेंड होगा। इधर जस्ट ऊपर फूटने के पहले हाइट क्यों क्या हो गया, खत्म हो गया, हाइट 0 फूटने के पहले। तो प्रेशर कौन सा हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का ले लिया अपन। तो अगर अपन को ये हाइट गिवन होता है, सपोज मैं कहता मेरे पास ना ये हाइट जो है ना ये 50 मीटर्स है, ठीक है तो 50 मीटर्स ले लेते हैं अपन कि भाई 50 मीटर्स हो जाएगा। तो अब लेकिन मुझे एक और बात कैलकुलेट करना होगा है, प्रेशर ड्यू टू वाटर। मैंने आपसे कहा था कि फिजिक्स सारा है इसमें है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा आपको बता दिया था कि भाई देखो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब
कॉमन सेंस के लिए ठीक है कि मतलब अच्छा वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज लिक्विड ऊपर रखा हुआ था इस टाइप से, बट इस टाइप के क्वेश्चन कभी अपने सिलेबस में नहीं आते। अपन क्या करेंगे, सपोज ये हाइट मुझे 50 मीटर्स के बाद, तो अपन कहेंगे प्रेशर ड्यू टू वाटर, तो अपन कहेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, सो एमकेएस वैल्यू है तो अपन इसको 10 ले लेते हैं 9.81 की जगह। सो 1 इंटू, अब डेंसिटी भी अपन को एमकेएस में लेना पड़ेगा, ये तो सीजीएस हो गया, तो इसको ले लेते हैं अपन क्या 10, तो डेसीमीटर क्यूब, इसको मीटर क्यूब में ले लेते हैं ना डेंसिटी को, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा फिर, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, तो इसको भी केजी में कन्वर्ट करूंगा, इसको भी सो उतना ही आएगा, 1 आएगा 10 इंटू 500, 50 आ गया मीटर्स, मतलब 500 अपने पास आ गया प्रेशर। तो मीटर्स का मतलब हो गया मेरे पास पास्कल आ गया, और 500 पास्कल का मतलब है देयरफॉर अब क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ 500 ऐड नहीं कर सकता, वाटर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो दोनों डिफरेंट होते हैं, तो कैसे कोरिलेट करूं, ऐसे कोरिलेट करो, इन टर्म्स ऑफ मरकरी। तो मरकरी को कैसे कोरिलेट करेंगे, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ले लो, और वाटर को आप कन्वर्ट करो, इसको मरकरी के टर्म में कन्वर्ट करो। सो इन टर्म्स ऑफ मरकरी मतलब मैंने आपको कल बताया था, प्रेशर ऑफ वाटर, प्रेशर ऑफ मरकरी, इन टर्म्स ऑफ मरकरी, इसके लिए डीजीएच, इसके लिए डीजीएच, इसका डेंसिटी कितना था, ये था अपने पास 1 इंटू 10, जी तो कैंसिल होने वाला है, इंटू 50, इसका डेंसिटी कितना 13.6, और ये जी इंटू एच, ये तो कैंसिल हो गया, तो अपने पास h कितना आ गया, h विल बी इक्वल टू 50 बाई 13.6, ये लो भाई आ गया आपके पास मीटर्स में। अब ये क्या आ रहा है अपने पास, मीटर्स में आ रहा, तो इसको भी मीटर्स में ले लो, लो ये आया इसका प्रेशर मीटर्स में, कल बताया था ना कैलकुलेशंस। ये मीटर्स में कैलकुलेशंस, तो अपन क्या करेंगे, इसको भी प्रेशर को 76 ले लेते हैं, ये प्रेशर अपन को मिल गया कितना है, ये 76 प्लस 50 बाई 13.6, ये ले भैया, ये आ गया, ये हो गया, वी गॉट दैट। सेंटीमीटर ऑफ एच लिखा ना अपन ने, तो इधर अपन ने सेंटीमीटर लिखा है, अच्छा ये मीटर्स है, तो अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हाँ दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, फिर दोनों को कन्वर्ट करना होगा, ये मीटर होगा तो ये भी मीटर होगा ना, यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला यूनिट एमएल में बचेगा बस, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन लेकिन फिजिक्स में आते हैं, इसलिए मैं ज्यादा ना उसमें फिजिक्स में जाना नहीं चाहता, लेकिन शीट में अपन को फिजिक्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जबकि उसमें जेई में कभी नहीं आते ये क्वेश्चंस, अब शीट में मिलेगा तो आपको लगेगा शायद सर ने पढ़ाया नहीं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि जब पूछा नहीं जाता तो क्यों फालतू में अपन बहुत ज्यादा पढ़े। अब दूसरा देख लेते हैं एप्लीकेशन, एक होता है पेलोड कैपेसिटी, आपने हॉट एयर बैलून देखे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब अगर अपन को ये पता होगा ना, तो अपन क्या करेंगे ना, थोड़ा सा क्वेश्चंस को गैसेस के बारे में थोड़ा अपन ज्यादा सोच सकते हैं, बस ये थोड़ा फायदा होगा अपन को, तो अपन पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, बाकी कुछ मैं बताऊंगा उनको छोड़ देना आप। हॉट एयर बैलून्स अपन को पता है, ऐसे अपन ने देखे हुए हैं, वो जो मेट्रोलॉजिकल बैलून्स ना, ऐसे टीवी वगैरह में काफी मूवीज में देखे अपन ने, ऐसे मतलब कुछ ऐसे बना रखा होता है ना, और फिर इससे अपन एक बैलून ऐसे बांध के रखते हैं, हॉट एयर बैलून,
या ऐसे ऐसे बात। और इसमें वो मतलब ऐसे कुछ बना के भी रखते हैं कि भाई यहाँ से हॉट एयर ले जाने के लिए इधर से वो ऐसे फ्लेम्स अंदर ले जाने के लिए अपन ऐसे बांध के भी रखते हैं। यहाँ पर अपन खड़े हो जाते हैं, पता है अपन को कैसे। अब अपन क्या करते हैं, हॉट एयर बैलून्स का मतलब ये पूरा क्लोज नहीं होता, यहाँ पर ये रोप होते हैं, वो ऐसे बैलून होता है, आपने देखा होगा। अभी वो लिंगा मूवी आती है ना रजनीकांत की, उसमें सबने देखा हुआ है, वो रिसेंटली काफी आती है इसलिए मैंने उसका हिसाब किया। अब इसके अंदर एयर है, तो अपन को एक बात पता है कि देख, जैसे पहले हॉट एयर बैलून को समझाने से पहले मैं एक बात और बोलूंगा कि अगर मान लो अपन क्या करते हैं, अपने पास एक बैलून है, हमने उसको ऐसे फुलाया, बांधा और छोड़ दिया, नीचे गिर जाता है। पता क्यों? क्योंकि जो एयर बाहर थी हमने उसे बैलून के अंदर फिल किया और बैलून का मास भी आ गया, तो इन दोनों का मास मतलब अंदर जो एयर है और बैलून का मास, अंदर जो एयर है, एयर प्लस बैलून का मास इज ग्रेटर देन मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। जब अपन ने बैलून नहीं था, ऐसे बैलून चिपका हुआ था ऐसे, तो अपन कहेंगे वहां तो एयर थी खुली हवा में, हमने बैलून को फुलाया तो जो एयर डिस्प्लेस हुआ ना, और अपन ने एयर मुंह से बैलून में के अंदर फिल कर दिया, तो जितना एयर अपन ने डिस्प्लेस किया वो एयर का जो मास होगा वो बैलून और एयर के मास से ज्यादा है, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। अब अगर मान लो अपन ऐसे कर रहे हैं, ये बैलून है कि इसमें ना एयर की जगह अपन हीलियम फिल करते हैं, तो अपन कहेंगे देखो भाई, मान लो इसका 5 लीटर वॉल्यूम था, तो 5 लीटर एयर आपने डिस्प्लेस किया, 5 लीटर एयर आपने डिस्प्लेस किया और उसकी जगह क्या डाल दिया, हीलियम का मास, हीलियम प्लस बैलून। अगर हीलियम प्लस बैलून का मास छोटा है, हीलियम प्लस बैलून का मास अगर कम है, द मास एयर डिस्प्लेस्ड, तो फिर इस ये नीचे नहीं गिरेगा, अगर अपन इसे फिल करके और छोड़ दें तो नीचे नहीं गिरेगा। अगर दोनों का मास इक्वल होगा ना, तो ऐसे अपन ने हीलियम फिल किया और बस छोड़ दिया, तो वो वहीं रहेगा ऐसे। अगर हीलियम और बैलून का मास ज्यादा होता एयर डिस्प्लेस से, तो वो नीचे गिर जाता। और अगर इन दोनों का मास कम है इससे, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब इन दोनों में जितना ज्यादा मास कम होगा, डिस्प्लेस एयर का मास, ऐसा कुछ बोल रहा था कोई, नहीं समझा। डिस्प्लेस एयर, जहां तुम खड़े होगे वहां एयर थोड़ी होगी, तुम जहां जाओगे वहां से एयर डिस्प्लेस कर दिया ना तुमने, जहां तुम रहोगे वहां एयर होगी क्या? नहीं ना, तो वहां से डिस्प्लेस कर दिया आपने। जैसे खाली रूम था तुम अंदर चले गए, तो जितना वॉल्यूम तुम्हारा था उतना एयर वहां से बाहर हो गया, दैट इज मास ऑफ एयर, राइट। तो अपन कहेंगे भाई मास ऑफ एयर डिस्प्लेस मतलब जितना बड़ा बैलून होगा, अब हवा में उतना एयर तो वो हटा देगा ना वहां से, जहां बैलून को आना है फूल के, तो एयर तो हटा देगा ना वहां से। जैसे मान लो पानी है, पानी के अंदर अपन कोई दूसरा एक क्लोज्ड बॉटल को अंदर पानी में डाल दे, तो क्या करेगा वो बॉटल? पानी को डिस्प्लेस करेगा ना, उतना जितना उसका वॉल्यूम है उतना डिस्प्लेस करेगा ना वो पानी को, दैट इज मास। तो अपन ने कहा भाई मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, जो भी मास होगा एयर का, वो कितना डिस्प्लेस हुआ एयर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एयर का मास अपन को पता होता है। 1 मोल ऑफ मास ऑफ एयर कितना होता है?
मॉलिक्यूलर वेट लिख लो ना सीधा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर कितना होता है? 29 ना ग्राम पर एयर का मास, एवरेज मास होगा ना, क्योंकि एयर में तो N2 भी होता है O2 भी होता है। N2 कितना परसेंट होता है? 79%। तो 79% 28 ले लो, और ये 32 होता है वो 21% ले लो भाई, हो गया 29, 28.88 आएगा, 29 ले लेते हैं। दैट इज मास ऑफ एयर। 1 मोल ऑफ एयर का मास कितना होता है? 29, वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड मतलब जो अपन बैलून को फुलाएंगे तो वो फूलेगा, तो वहां से एयर डिस्प्लेस करेगा। अब उसके अंदर क्या फिल किया तुमने तो डिपेंड करेगा। अगर मुंह से हवा फिल की है तो ऑब्वियसली बात है एयर फिल कर दिया। और अगर पंप से कभी कभी अपन वो करते ना, आपने मूवी में देखा होगा, वो कोई बच्चा ऐसे बैलून को पकड़े था, वो बैलून के साथ ही उड़ गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बैलून प्लस गैस इन द बैलून, इन दोनों का मास इसके मास से छोटा था। मतलब जो बैलून वो बच्चे ने पकड़ा हुआ था प्लस बच्चे का मास और जो उसके अंदर गैस है, उन सबका टोटल मास मास ऑफ एयर डिस्प्लेस से कम था, इसलिए वो बच्चा उन बैलून के साथ उड़ गया। भाई इधर अगर अपन मुंह से फुला के बहुत सारे बैलून ले लो आप और उनको पकड़ के रखो, आप उड़ने वाले नहीं हो। कब उड़ोगे? जब उसके अंदर अपन कोई लाइटर गैस फिल करेंगे, कोई हल्का गैस फिल करेंगे तो उड़ जाएगी। तो अपन कौन सा गैस फिल करते हैं? हीलियम। तो अपन कहेंगे भाई मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, सपोज करते हैं अपन ने ऐसे कहा कि भाई अपने पास ये ईयर है, अब इसमें बैलून रख लिया, तो अपन कहेंगे देखो भाई यहाँ इसके अंदर सपोज करते हैं ये जो वॉल्यूम है ना, इतने वॉल्यूम में 10 ग्राम एयर होती थी। अब आपने क्या किया, तो जितना वॉल्यूम एयर बैलून का होगा 10 ग्राम डिस्प्लेस किया, आपने मुंह के उसके अंदर 10 ग्राम भर दिया, और 2 ग्राम का बैलून भी है, तो टोटल तो 10 ग्राम हो गया। तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस 10 ग्राम है, और बैलून 2 ग्राम का था, और गैस उसमें जो फिल किया आपने एयर वो 10 ग्राम है, तो ये तो ज्यादा है, इससे नेगेटिव हो गया, हम बैलून नहीं उड़ने वाला। अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ना गैस जो फिल करेंगे अपन ने एयर की जगह ऐसा गैस फिल किया जिसका मास 4 ग्राम था। तो अपन कहेंगे अच्छा, आपने एयर हटाया एयर डिस्प्लेस किया उसने 10 ग्राम एयर, और उसमें बैलून 2 ग्राम था, और 4 ग्राम आपने जो गैस फिल किया वो आ गया। अब क्या होगा, इन दोनों का मास मिला के इसके मास से जो एयर डिस्प्लेस हुआ उसके मास से इन दोनों का मास क्या है? कम है। तो फिर इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो उस 4 के डिफरेंस की वजह से ये ऊपर जाएगा। नॉट ओनली 4 का डिफरेंस, अगर इन दोनों का मास ऐसे भी हुआ तो भी अपन कहेंगे ये धीरे 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 ऊपर जाएगा। ऐसा कर दूं तो थोड़ा जल्दी जाना शुरू कर दे, ऐसा कर दूं तो थोड़ा और जल्दी जाना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा डिफरेंस उतना जल्दी जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, उतना जल्दी ऊपर जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप बता रहे थे कि मैं यहां पर 4 लिख देता, भाई मैंने डिस्प्लेस किया इस बैलून के हिसाब से, एयर डिस्प्लेस कर दिया मैंने 10, लेकिन उसमें फिल किया क्या? 4 ग्राम, और 2 ग्राम क्या है? बैलून का मास। मतलब इन दोनों का सम इसके सम से, मतलब 10 ग्राम से उन दोनों का सम छोटा है। कितना छोटा है? 4 ग्राम। अच्छा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये बैलून जब ऊपर जा रहा होगा तो अगर मान लो इस बैलून में मैं 3 ग्राम कुछ पत्थर बांध दूं तो अपन कहेंगे बांधो, 3 ग्राम पत्थर बांधोगे तो ये क्या होगा? 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7 + 2 9, अभी भी ऊपर जाएगा। मतलब वो 3 ग्राम लेके ऊपर जाएगा। अच्छा अच्छा, अब समझो आप
कि मान लो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, और जो बच्चे वाली बात बता रहा था ना मैं, कि वो बैलून पकड़ के ऐसे खड़ा था और बाद में थोड़ी देर में बैलून के साथ ही बच्चा ऊपर जाने लगा, मूवीज में दिखाते ना कभी, तो वो सब क्या था, वो यही था कि बैलून में मास प्लस बैलून का मास, बैलून के अंदर गैस का मास प्लस बैलून का मास प्लस उस बच्चे का मास कम था मास ऑफ एयर डिस्प्लेस से, इसलिए वो ऊपर जा रहा था। और ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मास लेके ये ऊपर जाता है, और उसी को अपन कहते हैं पेलोड, उसी को कहते हैं अपन पेलोड। उसी से पता चलता है कि कितना ग्राम वो ऊपर लेके जाएगा। अब इसको अपन इसमें समझते हैं, फिर से वही सारा पार्ट फिर से। अभी तो अपन ने एक बैलून में खेलने से बच्चे ऐसे ले गए, अब अपन देखते हैं कि भाई ये जो मेट्रोलॉजिकल बैलून होते हैं ये उड़ कैसे जाते हैं यार। अब देख कैसे होता है। अब ये जो अपन ने देखा वो मूवी में ना, लिंगा मूवी आती है रजनीकांत की, बार बार आती रहती है, उसमें लास्ट में जो सीन होते हैं उसमें अपन ने देखा हुआ है, तो बहुत बड़ा ऐसे कपड़े का वो होता है बैलून, मेट्रोलॉजिकल बैलून। तो अच्छा, तो अपन मान लेते हैं कि मान लो इसका मास 200 kg है, ठीक है भाई, ले लो 200 ले लो, 2000 बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाँ चलेगा ना, 2000 ले लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। अपन कहेंगे अच्छा अच्छा ये बैलून का मास है, ठीक। इधर हम लोग खड़े हुए, 2-3 लोग खड़े हुए, ठीक है, हम सबका मिला मास मिला के हो गया 180 kg, ठीक है। टोटल बैलून का मास अपन ने कपड़े वपड़े सब मिला के ये बता दिया। अच्छा, मतलब आपने मुझे ये बता दिया बैलून का मास कितना है, 180 kg ये हो गया, और 200 kg हुआ, 380 kg हो गया, ठीक है ठीक है, ये 380 kg हो गया टोटल जो मुझे मेरे पास हुआ है। ओके, अब देखते हैं अपन क्या करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई देखो, अब इसके अंदर तो हवा भरी हुई है, इधर सब जगह हवा भरी हुई है, अपन क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे खींचते हैं पहले, और फिर उसके बाद इसको ऑन करेंगे फायर को। जब अपन ये हॉट एयर ब्लो करेंगे ना, तो इधर क्या होगा, गर्म होगा, ये एयर गर्म होगा तो ये बाहर एस्केप करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से टेंडेंसी टू एस्केप या गैस का एक्सपेंशन होता है, तो फिर यहां पर एयर क्या होगा, बाहर जाना शुरू होगा, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे ना, तो एयर क्या होगा, बाहर जाना शुरू होगा। पर इसको और नॉब ओपन करेंगे, और तेजी से एयर बाहर जाएगा, और तेजी से एयर बाहर जाएगा ना, तो इतना एयर बाहर निकाल देंगे। हमको पता है कि इसमें मास ऑफ एयर टोटल कितना डिस्प्लेस होता है, मान लेते हैं अपन ने कैलकुलेट कर लिया, मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है। अपन ने कहा मैं मान लेता हूं कि भाई जो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड है वो 500 है। अब मुझे क्या करना था, और इनिशियली एयर जो था, अब यहाँ 500 था, तो यहां पर अपन मान लेते हैं ऐसे कि भाई अपने पास अपन मान लेते हैं ये 200 है, जो एयर पहले थी 200 थी इसके अंदर, 200 kg। तो अपन क्या करेंगे, आप इसको इतना ऑन करके एयर को बाहर निकालो ताकि इन दोनों का सम कितना बचे, 200 बचे। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अब ना जैसे जैसे एयर बाहर निकलेगा, बाहर निकला, तो अब ये बच्चा अपने पास 120 आ गया, 120। अपन कहेंगे अब दोनों बराबर हो गए हैं। अब अगर आपने बाहर निकाला है और, तो फिर इधर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू, और जैसे ये 120 से मास कम हुआ, ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अपन और जलाएंगे और बाहर निकालेंगे, 80 स्पीड से ऊपर जाएगा, जितना ज्यादा इसमें डिफरेंस होगा उतना स्पीड से ऊपर जाएगा। फिर तो बाहर निकालते रहेंगे, एक टाइम अपन क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट कर देंगे, एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच गए, अपन ने इसको कांस्टेंट कर दिया उस फ्लेम को,
ताकि उससे बाहर नहीं निकालना है, बस उतना ही रहने देना है अपन को, तो कांस्टेंट कर दिया, तो उसी हाइट पे उड़ता रहेगा। अब अपन क्या चाहते हैं, नीचे आना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा धीरे धीरे कम करो, थोड़ा कम करोगे तो यार अंदर फिल होगा, अंदर फिल होगा तो इनका डिफरेंस कम होगा, डिफरेंस कम होगा तो इसमें एयर फिल होगा, एयर फिल होगा तो वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो धीरे धीरे नीचे आएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कितने लोग लेके जाना है वो इससे डिसाइड करेंगे अपन की, बताओ भाई इसमें वॉल्यूम कितना है, तो क्या मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए मास ऑफ एयर डिस्प्लेस कैसे, मास ऑफ एयर तो अपन को पता है कैसे लिखते हैं, P = nRT लिखो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर कैलकुलेट करो ना, कैसे? फिर प्रेशर तो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, खुला हुआ है ये। वॉल्यूम, आप बैलून का वॉल्यूम कुछ रेडियस तो गिवन होगा ना, बैलून को वॉल्यूम ले लेंगे। टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम बता दो, वही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बता दो, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा। वेट कैसे आएगा, आपने बताया ना मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, वेट कैलकुलेट खुद कर लूंगा। और जो एयर, यहाँ पर तो यहाँ भी एयर था क्योंकि अपन यहाँ पर एयर ही रख रहे हैं, अगर कोई दूसरा बैलून होता तो मैं उसके लिए कैलकुलेट कर लेता, उस गैस का नंबर ऑफ मोल्स ले लेता, उससे कैलकुलेट कर लेता, क्योंकि मास ऑफ बैलून और कितना, ये मास ऑफ बैलून अपन 200 ले लेते हैं, मैं इनको हटा लेता हूँ, ये खाली बैलून है, तो अपन कहेंगे भाई अब अपन क्या करेंगे, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस अपन कैलकुलेट करेंगे। अब मान लो ये दोनों का डिफरेंस 100 kg आया, तो अपन कहेंगे देखो भाई अभी इन दोनों का डिफरेंस 100 kg आ रहा है, मतलब मैं यहाँ पर 100 kg से कम मास को लेकर उड़ सकता हूँ, क्योंकि पेलोड इसका 100 है। अगर पेलोड आपको बढ़ाना है और ज्यादा मास लेके जाना है तो इसका डिफरेंस बढ़ाओ। डिफरेंस कैसे बढ़ाओगे, बैलून तो शीट मतलब वो होता है, कपड़े का होता है, वो तो बढ़ नहीं सकता। अपन क्या करेंगे, इसके अंदर से एयर बाहर निकाल देंगे ज्यादा से ज्यादा, बैलून का मास तो वही रहेगा, तो अपन कहेंगे या तो अगर ये क्लोज्ड बैलून है तो लाइटर गैस फिल करो, और अगर खुला हुआ है तो इसमें से ज्यादा एयर को बाहर निकालो, और ज्यादा से ज्यादा एयर को बाहर निकालोगे तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये डिफरेंस बढ़ेगा, पेलोड होता। समझ में आया? किसी को डाउट है तो बोलो। ये आगे पीछे जाना वो तो डायरेक्शन के लिए, मतलब फिर अपन क्या करते हैं ना, इनको छोटा पीछे, इनको करते हैं आगे पीछे। ये जो होता है ना स्ट्रिंग्स, वो उनको खींच के आगे पीछे करते हैं, उससे वो आगे पीछे होता है। किस तरफ लेके जाना है वो तो स्ट्रिंग से जाएगा। राइट ना? तो अपन को समझ में आया क्या करना है, ये पेलोड होता है। अब डाल्टन्स लॉ अपन बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ये आप एक्सरसाइज 1 से पार्ट 1 का पार्ट 2 का ए सेक्शन कर लेना, ए सेक्शन और बी सेक्शन कर सकते हो। हाँ, जिसमें वो नाम होंगे ना, जैसे अगर टेम्परेचर किसी में कांस्टेंट लिया तो बॉयल्स लॉ के ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट थे तो आइसोथर्म होते हैं वो। बॉयल्स लॉ में जब टी कांस्टेंट हो तो आइसोथर्म, तो उनको आइसोथर्म बोलते हैं। पी कांस्टेंट है तो आइसोबार्स, वी कांस्टेंट है तो आइसोकोट्स, ऐसे बोलते हैं ना उनको, ग्राफ को पढ़ लेना। बिल्कुल सारे क्वेश्चन कर सकते हो सेक्शन ए बी के। अगर कुछ होगा तो मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आपको कि ये वाला नहीं कर, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो चलो, थैंक यू। कम से कम एक क्लास अपन ने थोड़ा सा और पढ़ लिया। चलो ठीक है, ओके बाय।